दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ऐसा देश है जहां हर कोई रहना चाहता है। हर साल लाखों लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पर आते हैं, खासकर 1960 के दशक में। उन्हीं लोगों में से एक थी टेरेसिटा बासा, जिनका जन्म तो फिलीपींस में हुआ था, लेकिन 1960 के दशक में वो यूएसए शिफ्ट हो गई अपनी म्यूजिक की पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। म्यूजिक का पैशन फॉलो करते करते वो अपने पढ़ाई पर भी ध्यान देती थी, और उसी दौरान वो एक रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट भी बन गई और शिकागो के एजवाटर हॉस्पिटल में काम करने लगी। टेरेसिटा बासा एक बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी, जिसका ना तो कोई ज़्यादा दोस्त थे और ना ही दुश्मन। वो सुबह से शाम तक हॉस्पिटल में एज अ रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट काम करती थी और बाकी का टाइम पड़ोस के बच्चों को म्यूजिक क्लास देती थी। टेरेसिटा बासा शिकागो के शहर में एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट में अकेले रहती थी, लेकिन 21 फरवरी 1977 के दिन उनके अपार्टमेंट में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को अंदर से झंझोड़ कर रख दिया, खासकर वहाँ की पुलिस को। देखो, आपने टीवीज और मूवीज में काफ़ी मर्डर मिस्ट्रीज देखी होंगी और मैंने भी अपने चैनल पर काफ़ी मर्डर मिस्ट्रीज की वीडियो शेयर करी हैं, लेकिन ये रियल स्टोरी उन सब में से बहुत अलग है। इतनी अलग कि आप सोच भी नहीं सकते। टेरेसिटा बासा की मर्डर मिस्ट्री आसानी से सॉल्व तो कर ली गई, लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने वाला कोई पुलिस या डिटेक्टिव नहीं, बल्कि खुद टेरेसिटा बासा की आत्मा थी। 21 फरवरी 1977 की रात 10 बजे शिकागो फायर डिपार्टमेंट को एक कॉल आता है। कॉल में एक व्यक्ति उन्हें बताता है कि टेरेसिटा बासा के अपार्टमेंट में बुरी तरह से आग लग चुकी है। फायर डिपार्टमेंट वाले वहां पहुंचते हैं और अपना काम शुरू करते हैं, यानी आग बुझाने का काम। आग बुझाते बुझाते फायर डिपार्टमेंट को एक डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसका शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था, और तो और उस लेडी की डेड बॉडी पर उसकी चेस्ट पर चाकू घुसा रखा था, और उस डेड बॉडी के ऊपर एक आधा जला हुआ गद्दा भी रखा हुआ था। शुरू में देखने पर लग रहा था कि लेडी के मर्डर से पहले कातिल ने उसका रेप किया हो। जिस कंडीशन में उसकी डेड बॉडी मिली थी, उससे तो यही लग रहा था। लेकिन जब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उस अपार्टमेंट में अकेले रहने वाली सीधी सादी लड़की टेरेसिटा बासा की थी। पुलिस ने जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो शुरू में उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, क्योंकि किलर ने अपना काम ही इतनी सफाई से किया था कि पुलिस डिपार्टमेंट को उस केस से रिलेटेड कुछ भी क्लू नहीं मिल रहा था। टेरेसिटा बासा एक बहुत ही सीधी सादी और एक सुलझी हुई लड़की थी, जिसका ना तो कोई दुश्मन था और ना ही कोई ज़्यादा दोस्त। उसका एक बॉयफ्रेंड तो था, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि उन दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल रहा था। छोटी मोटी लड़ाई तो हर रिलेशनशिप में होती ही है, लेकिन पुलिस को ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि इन सब में उसका बॉयफ्रेंड शामिल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस को उस दिन छानबीन से कुछ भी नहीं मिला था। एक चीज़ मिली तो थी, लेकिन उस चीज़ ने इस केस को सॉल्व करने के बजाय और भी ज़्यादा उलझा दिया। वो चीज़ थी एक लेटर जिसमें लिखा था एएस से थिएटर की टिकट लेनी है। अब इतना तो पता चल ही रहा था कि एएस किसी के नाम के स्टार्टिंग के अक्षर है, लेकिन किसके? शिकागो में ऐसे लाखों लोग होंगे जिनका नाम एएस से शुरू होता होगा। पुलिस आखिर शक करे तो करे किस पर? किलर इतना शातिर था कि उसने अपना काम करने के बाद सबूत मिटाने के लिए पूरे अपार्टमेंट को ही आग लगा दी, और उसने इस मर्डर को रेप का एंगल देने की कोशिश करी ताकि पुलिस को मैनिपुलेट किया जा सके। लेकिन वो कहते हैं ना, बकरा कब तक अपनी खैर बनाए। 6 महीने तक तो पुलिस को इस केस से जुड़ा कोई भी सबूत नहीं मिला, लेकिन 6 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप अपने कानों पर भरोसा नहीं करोगे। सिर्फ आप ही नहीं बल्कि पुलिस भी ये सुनकर हैरान हो गई थी। उनका सिर्फ एक ही रिएक्शन था, ऐसा हो ही नहीं सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे डिटेक्टिव जो स्टैचुला अब पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुके थे कि तभी उन्हें एक कॉल आता है। ऐसे केसेस में ज़्यादातर किलर्स का कॉल आता है पुलिस की फिरकी लेने के लिए, लेकिन यह केस कोई नॉर्मल केस नहीं था। आगे जो आप सुनने वाले हो वो आपको अंदर से झंझोड़ कर रख देगा। उस रात डिटेक्टिव जोस स्टैचुला को किसी किलर ने नहीं बल्कि डॉक्टर जोस चाओ ने कॉल किया था। डॉक्टर जोस चाओ की वाइफ का नाम था रेमी, और रेमी उसी हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन का काम करती थी जिसमें टेरेसिटा बासा काम करती थी। टेरेसिटा बासा और रेमी की आपस में काफ़ी अच्छी जान पहचान भी थी। डॉक्टर जोस चाओ ने डिटेक्टिव को कॉल पर बोला कि उनके पास टेरेसिटा बासा के मर्डर से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिसे सुनते ही डिटेक्टिव ने डॉक्टर जोस चाओ को मिलने के लिए बुलाया। जब डॉक्टर चाओ डिटेक्टिव से मिलने गए थे तो उनके साथ उनकी वाइफ रेमी भी आई थी, जिसके बाद उन तीनों के बीच वार्तालाप शुरू होती है।
डॉक्टर चाओ ने बड़ी हिम्मत करके बहुत ही डरी और सहमी सी शक्ल के साथ अपनी वाइफ की तरफ देखा और फिर डिटेक्टिव से एक सवाल किया। डिटेक्टिव जो, क्या आप भूतों में विश्वास करते हो? जिसका जवाब डिटेक्टिव ने दिया कि नहीं, बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास क्या इंफॉर्मेशन है। जवाब सुनकर डॉक्टर जो और रैमी ने अपनी आप बीती सुनानी शुरू करी। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से उनके साथ बहुत ही अजीब और गरीब चीजें हो रही हैं। रैमी ने बताया कि उन्हें कुछ दिनों से बहुत ही अजीब और गरीब डरावने सपने आ रहे हैं और वो डरावने सपने किसी और के नहीं बल्कि टेरेसिटा बासा के थे, जिसमें टेरेसिटा बासा उन्हें कुछ बताना चाह रही थी। सिर्फ सपने ही नहीं, यहाँ तक कि एक दिन रैमी हॉस्पिटल की नाइट शिफ्ट पर थी। काम खत्म करने के बाद वो थोड़ा सा सोने चली गई और सोते सोते जब अचानक से उनकी आंख खुली तो उनकी आंखों ने एक ऐसा नज़ारा देखा जिसे कोई नहीं देखना चाहेगा। उन्होंने अपने सामने टेरेसिटा बासा को खड़े देखा जो 5 महीने पहले ही मर चुकी थी। डर के मारे रैमी वहाँ से भाग खड़ी हुई, जो ऑब्वियसली हर कोई करेगा, और कुछ देर बाद उन्हें लगा कि शायद ये उनका वहम होगा। लेकिन उसके अगले ही दिन जब रैमी और डॉक्टर चाओ अपने कमरे में सोने जा रहे थे तो आधी रात के बीच में डॉक्टर चाओ को कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उन्होंने लाइट खोलकर देखी तो वो देखते ही रह गए। उन्होंने देखा कि उनके पास सो रही उनकी वाइफ यानी रैमी सोते सोते कुछ अजीब आवाज़ में बड़बड़ा रही थी। सपने तो रोज आते ही थे, लेकिन इस बार रैमी के शरीर को टेरेसिटा बासा की आत्मा ने पजेस कर लिया था। डॉक्टर चाओ जब अपनी वाइफ की ओर बढ़े तो पजेस हुई उनकी वाइफ ने कहा कि मैं टेरेसिटा बासा हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप पुलिस को बताएं कि उस रात मेरे अपार्टमेंट में एक आदमी आया था और उसने ही मुझे मारा है। रैमी नींद में ये सब बड़बड़ा रही थी, इसलिए डॉक्टर चाओ ने इस सब को इग्नोर कर दिया। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही फिर से रैमी के साथ ऐसा ही हुआ और इस बार टेरेसिटा बासा ने गुस्से में बोला कि आपने अभी तक पुलिस को क्यों नहीं बताया है। लेकिन इस बार टेरेसिटा बासा ने किलर का नाम भी बताया। उसने बताया कि एलन शौरी, जो उसके हॉस्पिटल में ही काम करता था, वो उस रात टेरेसिटा के घर में टीवी ठीक करने आया था, लेकिन घर में रखे गहने देखकर उसने मुझे मार डाला और गहने लेकर वहां से चला गया। वो गहने उसने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किए हैं। डॉक्टर चाओ, जो पेशे से एक डॉक्टर थे और जो भूत प्रेत में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, वो अपनी बीवी की ऐसी हालत देखकर और टेरेसिटा बासा की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा डर गए। इसलिए उन्होंने कोई रिस्क ना लेते हुए ये सारी बातें डिटेक्टिव स्टैचुला को बताने का फैसला किया ताकि टेरेसिटा की आत्मा उनकी वाइफ को कुछ नुकसान ना पहुंचाए। डिटेक्टिव स्टैचुला को इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार एलन शौरी से कुछ पूछताछ कर ली जाए, क्या पता कुछ क्लू ही मिल जाए। जो उस लेटर में एएस लिखा था उसका मतलब भी एलन शौरी से ही था। एलन शौरी टेरेसिटा के अपार्टमेंट के पास ही रहता था, इसलिए पुलिस को उसे ढूंढने में कोई तकलीफ भी नहीं हुई। पुलिस ने एलन से पूछताछ की तो उसने बोला कि मैं उस दिन टेरेसिटा के अपार्टमेंट में टीवी ठीक करने आया था, लेकिन मेरे पास कुछ जरूरी औजार नहीं थे तो मैं उन्हें लेने वापस अपने घर चला गया और जब मैं वापस आया तो अपार्टमेंट में आग लगी हुई थी। पुलिस ने नोटिस किया कि एलन की बातें और उसके फेस एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। उन्हें उस पर शक तो हुआ, लेकिन सबूत ना होने की वजह से उन्होंने उसको जाने दिया। एक तरफ एलन से पूछताछ हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ पुलिस के कुछ जवान एलन की गर्लफ्रेंड के घर भी पहुंच गए। उन पुलिस वालों ने एलन की गर्लफ्रेंड से पूछा कि बीते कुछ दिनों में एलन ने तुम्हें कुछ गिफ्ट दिए थे क्या? तो एलन की गर्लफ्रेंड ने बोला कि हाँ, एक नेकलेस, एक रिंग और एक इयररिंग्स भी दिए थे। ये सुनते ही पुलिस वालों के कान खड़े हो गए और जब उन गहनों की पहचान टेरेसिटा के घर वालों से करवाई गई तो टेरेसिटा के घर वालों ने कहा कि ये गहने टेरेसिटा के ही हैं। एलन पकड़ा जा चुका था। इतना बड़ा सबूत पुलिस वालों के हाथ लग चुका था, इसलिए एलन शौरी ने भी सारे गुनाह अपने कबूल कर लिए। उसने बताया कि टीवी ठीक करने जब मैं टेरेसिटा के अपार्टमेंट में गया तो घर में घुसते ही मैंने अलमीरा में रखे गहने देख लिए थे, जिसके बाद औजारों का बहाना बनाकर मैं घर आया और घर से एक चाकू लेकर आया और जैसे ही टेरेसिटा ने अपना दरवाज़ा खोला तो मैंने सीधा उसके छाती पर चाकू घोंप दिया और रेप का एंगल देने के लिए मैंने उसके सारे कपड़े उतारकर उसके ऊपर गद्दा डाल दिया और आग लगा दी। अब देखो, टेरेसिटा बासा को इंसाफ तो मिल गया था, लेकिन ये आज भी एक रहस्य है कि डॉक्टर चाओ और रैमी के पास इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन आई कहाँ से। क्या सच में टेरेसिटा बासा की आत्मा ने उन्हें ये सब बताया था या दाल में कुछ और ही काला है? कहीं ऐसा तो नहीं कि टेरेसिटा के मर्डर के पीछे डॉक्टर चाओ और रैमी भी शामिल थे और पुलिस से बचने के लिए उन्होंने ये कहानी बुन डाली? ये आज भी एक राज है और इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, क्या डॉक्टर चाओ और रैमी ने ये सब मिलकर प्लान किया था या सच में टेरेसिटा बासा की आत्मा ने खुद अपने कातिल को पकड़वाया?